चले गए। उनका खैर हमने लेटर वेटर बना दिया कि वहाँ पे गए ताकि प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे गए, पता नहीं उन्होंने क्या क्या दुआएं की, मुझे नहीं पता। बाहर वापस आए, कुछ अर्से के बाद टेस्ट कराया तो लगा कि यार कुछ मामला बेहतर है, तो हमने हफ्ते में 2 पे लिए। अच्छा। फिर कुछ अरसे के बाद देखा यार इनकी एक्टिविटी माशाल्लाह बढ़ रही है और बहुत सेहतमंद हो रहे हैं, और दोबारा टेस्ट करा के देखा तो ऐसा लगा कि यार और बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। हफ्ते में 1 पे आ गए। अच्छा। और पिछले 2-2.5 साल से वो अब डायलिसिस नहीं करवा रहे कई पेशेंट माशाल्लाह। अब ये बाहर अल्लाह का करम होता है कि मेडिकल्स होते हैं, इसको हम मतलब आंखें बंद नहीं कर सकते। लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, 10-10 दिन डायलिसिस नहीं करवाते। देखें हम लोग पानी पीना मना करते हैं, 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना पूरे दिन में, 2 गिलास से नहीं पीना। वहाँ पर जमजम खड़ो के पी रहे होते, ठीक है। अपने ये ईमान है, ये इंसान का ईमान है। इसको हम ये नहीं कह सकते मेडिकल साइंस, बल्कि हर चीज़ मेडिकल साइंस नहीं होती, उससे आगे भी कुदरत है, उसके आगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग फेल हो जाते हैं, जहाँ पे ये देखते हैं कि यार वो जमजम पी के आया। और ये कुदरत ही है जो इंसान के जहन में ये सोच डालती है कि ये साइंस है और ये तमाम चीज़ें हैं। ये भी तो कुदरत के ही करिश्मे ना, कि एक चलते फिरते इंसान जो है वो समंदरों पर जहाज़ उड़ा रहा है, हवा में जा रही है, ये तमाम चीज़ें क्या, ये कुदरत के तोहफे हैं जो अल्लाह के करम से एक बंदे की सोच में डाले जाते हैं। लेकिन यकीनन रब चाहे तो यकीनन ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और ये अब कहते हैं ना, अपना एहसास दिलाने के लिए, और आपके सामने जब ये चीज़ें होती होंगी, अब आप देखें, आप वो पेशेंट आप भूल नहीं सकते, आपकी हिस्ट्री में आ गए। बहुत पेशेंट ऐसे नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। और कितने लोग हैं जिनको आपने डायलिसिस बेड पर ही इस दुनिया से जाते हुए भी देखा होगा। एक बार मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन एक बात है कि मेरे एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन था, मैं हमेशा मेरे साथ रहा था, वो बहुत अरसे से काम कर रहा था। कोई ऐसा भी नहीं, कोई 60-70 साल का भी नहीं था, 35-40 साल का था। वो एक पेशेंट की डायलिसिस कर रहा था, ठीक है। शाम तक, रात तक मैं उससे मिला, बिल्कुल सही था। ड्यूरिंग डायलिसिस ही उसको हार्ट अटैक हुआ और वो डायलिसिस करते करते ही एक्सपायर हो गया। और जिसकी वो कर रहा था वो उठ के घर चला गया, और वो बेचारा। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि ज़िंदगी मौत किसके हाथ में, कि जो डायलिसिस करने आया था वो तो बेचारा डेड बॉडी बन के गया, और जो माशाल्लाह से मतलब जिसकी डायलिसिस हो रही थी वो डेफिनेटली ऐसे मेडिकल्स होते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब मैं अपने फादर की बात करूँ, वो जब डायलिसिस पर बेड पे जाते थे तो मैं शौक पर होती थी, तो उस टाइम मैं भी बार बार फ़ोन चेक करी होती थी। अब आज़ाद है, अब टेंशन ही नहीं है कि कोई इंतज़ार कर रहा है। तो वो, लेकिन जब वो गए तो मैं उनके पास ही थी, हम लोग पास ही थे, हमें पता ही नहीं चला। मुझे लगता था वो दूर होंगे, हमें कोई और ख़बर देगा कि ऐसा हो गया है, ऐसे ही दिल में एक बात आती थी। लेकिन जब ये हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह के मामलात हैं। अल्लाह उन्हें भी गरीक़ रहमत करे, मेरे वालिद को और उन तमाम लोगों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन जो मौजूद हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखा करें। इस तरह की बैठक यहाँ पर रखना, डॉक्टर साहब को बुलाना, या ये आप लोगों को लगता होगा शायद हम इमोशनल बात कर लेते हैं, ये इमोशनल बात नहीं है, ये हकीकतें हैं। ये वो लम्हे हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। इन चीज़ों से हम गुज़रें। जब आपका प्यारा किसी बीमारी की वजह से, और आप जब उस वक्त आपका पैसा, आपका ओहदा, आपके ताल्लुकात, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाँ, उससे पहले जब एहतियात के वक्त होते हैं, उस टाइम पर अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करें तो बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड की बात करूँ, अगर जिस तरह मैंने अपने भी घर में देखा, मैं बहुत सारे लोगों को भी देखती हूँ, शुगर कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से किडनी फेलियर की तरफ मामलात चले जाते हैं। और अब मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह हम अपने मुआशरे में परेशानियां देखते हैं, बेरोज़गारी देखते हैं, घर से निकलो तो एक वक्त ऐसा भी था कि घर वापस जाएंगे या नहीं, ये भी डर खौफ रहता था। फिर खुराक भी हमारी कुछ बेहतर नहीं है। इन तमाम सोशल और फिर मेंटली सिचुएशन के अंदर आप अपने शुगर को कंट्रोल के, लोग इस तरह का भी सवाल करते हैं कि हालात ही ऐसे हैं कि टेंशन इतनी है, डिप्रेशन इतना, शुगर कंट्रोल नहीं होता। तो क्या ये टेंशन, डिप्रेशन भी शुगर की अलामत बनते हैं? देखिए, स्ट्रेसफुल लाइफ जब भी आप गुजारेंगी ना, आपके ऊपर कुछ ना कुछ असरात आएंगे। स्ट्रेस, शुगर बढ़ेगी, आप बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे। स्ट्रेसफुल लाइफ, आप कितने हद तक स्ट्रेस बेयर कर सकते हैं, हर एक लिमिट होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी बातें झेल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं ज़रा सी बात हुई और वो बैठ जाते हैं, नहीं कर पाते। तो आप वही बात है ना कि हर एक लेवल अलग होता है। अगर हर एक को एक दूसरे से कंपेयर करें तो वो बात सही नहीं होती, ठीक है। स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं, बड़ा खुश रहते हैं, ठीक है, उनको यूज टू हो चुके होते हैं उसके,
और कुछ पे ज़रा से स्ट्रेस पड़ती है वो तो पूरी दुनिया से अलग होकर घर में बैठ जाते हैं। आप क्या करें, आइसोलेट हो जाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या मैं एक आपने कहा ये एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर बन सकता है, ठीक है, टू कंट्रोल योरसेल्फ और सब्र करना सीखें और बर्दाश्त करना सीखें। जब हम इंतकाम या गुस्सा ये सब रखते हैं ना, इससे भी एंजाइटी और डिप्रेशन आपको होता है। डॉक्टर साहब क्या हम मीठे की को भी बहुत बुरा कहते हैं शुगर के हवाले से? इटसेल्फ एक बुरी चीज़ है, वाइट शुगर हो गई या सॉल्ट के बारे में कहा जाता है, मैदे के बारे में कहा जाता है, ये तीनों चीज़ें कहते हैं कि स्लो पॉइजन है जो जिस्म में बीमारी पैदा करती है। डॉक्टर साहब क्या मेन रीज़न अगर मैं पूछूं तो ये शुगर और डिप्रेशन दोनों मिलकर एक इंसान को पकड़ती हैं डायबिटीज़ के लिए? मसला पता है क्या, हमारा जो ना कॉन्सेप्ट कुछ बहुत ख़राब से हैं। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप। हाँ। मतलब जी हमारे जो शुगर का कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर एक बड़ी बात है कि चाय जो पियेंगे उसमें चीनी नहीं होगी। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि चाय में चीनी नहीं होगी, ये इसमें शुगर है, ये तो हम पीते नहीं है जी, ये नहीं पीते वाइट शुगर। बस बाकी खाना सब खाते हैं माशाल्लाह से, ठीक है, उसके अंदर मीठा भी खा लिया जाता है, फल फ्रूट सब ले रहे होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ कॉन्सेप्ट क्या कि चीनी चाय में डालेगी तो इससे शुगर होगी, ठीक है, सही है ना, बाकी सारे आप काम करते रहे। लेकिन आप जो चीज़ भी ले रहे हैं ना उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ ना कुछ शुगर आपकी बॉडी में जाएगा। इवन गंदम में रोटी, आप रोटी खा रहे हैं उसके अंदर भी जाएगा। अब लोग कहते हैं वो जी कसम ले लें हमने जो है ना एक दाना जो है वो चीनी का नहीं पीते और ये नहीं करता, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होती। आप उनसे पूछे चावल खाते हो? हाँ चावल खाते हैं। रोटी खाते हो? खाते हैं। ये खाते हो? सब खाते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। लेकिन चीनी क्योंकि चाय में नहीं पीते तो इसका मतलब है कि हम डाइट कर रहे हैं, ये हमारी परहेज है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें वो एक स्पून या वो दिन के 2-3 स्पून बचा कर आप अपने आप को तसल्ली बस वो आपका ज़हनी है कि जी हमने तो इसमें नहीं पी, फीकी चाय पी है तो हमने। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, चावल भी छोड़ दें, रोटी भी छोड़ दें? लेकिन हम कभी ये नहीं कहते, लेकिन आप जितना कार्बोहाइड्रेट या शुगर ले रहे हैं उसको आप यूटिलाइज कर लें, ओके, ठीक है। आप खाएं और उसके बाद वॉक करें लंबी से। आपने खाया और सो गए, ठीक है, यही होता है ना। रात का खाना खाया 2 बजे खाया, 1 बजे खाया, 12 बजे, यही टाइम है ना हमारे कराची में। 11 बजे के बाद खाना खाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा टीवी देखते हैं 1 घंटा और फिर सो जाते हैं। यूटिलाइज नहीं किया ना अपने शुगर। दोपहर में जहाँ पे भी लंच किया, ठीक ठाक लंच किया, बैठे रहे ऑफिस में, फिर गाड़ी में बैठ के घर आ गए, यही हुआ ना। तो आपकी लाइफ स्टाइल कहाँ था? ये तो नहीं होगी ना कि आप खा रहे हैं यूटिलाइज तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, बर्न आउट हो रही है। अब आपकी चीज़ें जा तो रही हैं, यूटिलाइज हो नहीं रही, तो क्या होगा, शुगर बढ़ेगी फिर आपको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिन लोगों के शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं रहती या ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, मैक्सिमम रेशो ऐसे ही लोगों का होगा। और जो ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हैं, जब किडनी अपना फंक्शन ख़राब करने लगती है तो नॉर्मली किस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि एक इंडिकेशन हो कि यहाँ जो शुगर के पेशेंट हैं उनको आप कह रहे हैं बार बार अपना किडनी टेस्ट कराते रहना चाहिए, यूरिया क्रेटिनाइन चेक कराना चाहिए या और कोई टेस्ट होगा? दो बातें। पहली बात इसमें ये आ गई, अगर आपकी शुगर एक्सेप्शनली बहुत ही लो जा रही है या बहुत हाई आ रही है, बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन आ रही है, हालांकि पहले तो आपकी कंट्रोल में चल रही थी, ठीक है, या तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है या एकदम बिल्कुल डाउन हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी आपके किडनी पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अच्छा, अटैक्स हो रहे हैं। ये आप समझ लें कि जब भी किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो शुगर को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। एकदम वो 300-400 पे जाएगी, एकदम वो 30-40 पे आएगी, फ्लक्चुएशन आ रही होगी। तो एक तो आप वहीं से आप सोचना शुरू कर दें यार कोई गड़बड़ हो रही है, ओके, ठीक है। दूसरी बात, लोग जो है सबसे पहले खुद नोटिस करेंगे कि पेशाब में झाग आ रहे हैं जब आपका किडनी फेलियर। हाँ, शुगर की बात मैं कर रहा हूँ कि पहले सिम्टम्स क्या होंगे, पेशाब में झाग से आने लगेंगे। अच्छा, अब वो लोगों को नहीं अंदाज़ा होता, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात कि स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, कभी सुबह सो के उठेंगे तो आंखें फूली सी हो रही, सूजी हुई है, या टांगों पे सूजन आ रही है, अच्छा, ठीक है, ये चीज़ है। अब लोग कहते हैं जी हमें तो दर्द ही नहीं होता, हमें तो गुर्दे में दर्द ही नहीं हुआ। तो भाई गुर्दे में दर्द उस वक्त होता है जब गुर्दे में पथरी होती है, उसका शुगर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं जी कभी दर्द नहीं हुआ, कभी पेशाब बंद नहीं हुआ। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जी जब दर्द होगा या पेशाब बंद होगा तो तब गुर्दे का मसला होगा, हाँ, ठीक है। तो दर्द से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो उस वक्त होगा जब स्टोन होगा, पत्थर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, पेशाब में झाग आ रहे हैं, चेहरे पे सूजन आ रही है, आंखें फूली फूली सी हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नोज़िया वॉमिटिंग से फील हो रही है, खाया नहीं जा रहा, ठीक है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है,
ठीक है, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉइंट आउट कर रही होती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किडनी की इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हो गई है। अच्छा, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना कि वॉमिटिंग्स या नोज़िया या इस टाइप की चीज़ें, डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, ये बहुत मेन फैक्टर होता है इसमें। तो डॉक्टर साहब, और इसमें तो आपकी सोच या हमारे फिजिशियन की भी सोची जाती है कि शायद स्टमक जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया, और ऐसा होता है। हमारे फिजिशियन जो हैं वो आपको स्टमक की तरफ लगा देते हैं। कितने दिन तक आप जो है उसके फंक्शंस की तरफ लगे रहते हैं और वहाँ आपकी किडनी पेशेंट जो है वो बदहाल से बदहाल होता जा रहा होता है, क्योंकि उसको मेन मकसद ही कुछ और होता है उसकी बीमारी। मैंने आपसे कहा था ना कि जब गुर्दे कमज़ोर पड़ते हैं खून बनना बंद हो जाता है। अब खून बनना कम हो गया तो गुर्दों की तरफ किसी की नहीं जाएगी सोच, वो सब दूसरे टेस्ट कराना शुरू कर देंगे। अक्सर एक पेशेंट मेरे पास आया, उसके यंग पेशेंट थी मेरा ख्याल में। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो बात करूँगी। तो फिर ये कहना दुरुस्त है कि दर्द एक नेमत है जो आपको इंडिकेट करती है कि आपके जिस्म में ये खराबी है, और जब दर्द नहीं होता ना तो वो बीमारियाँ ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक साबित होती हैं। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। तुम्हारा टीवी चलता है? नहीं, यही रहता है। अच्छा, मेरा तो चलता है मेरे साथ जहां मैं जाऊं। PTCL स्मार्ट टीवी ऐप से यहां पे भी चलता है, और यहां भी चलता है, और यहां भी चलता है, और लाइव चैनल्स को रिवाइंड और पॉज भी करता है। कैसा? स्मार्ट टीवी ऐप डाउनलोड करें किसी भी डिवाइस पर और एंजॉय करें टीवी जो अब चले हर जगह। PTCL, hello to the future. Coke Studio, Episode 3. Abida Parveen, Fakhir Mahmood and Zaid Bangash, Shiraz Uppar and Mehwish Hayat, Ahmed Jahanzeb and Umair Jaswal. Coke Studio, Episode 3, 27th August. Once again, welcome back. सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम अपने ऐसे ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आप एहतियात करके अपने गुर्दों को, अपनी किडनीज़ को जो है वो आप महफूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पानी हमें साफ़ नहीं मिलता, ये भी चीज़ें फैक्टर्स बनती होंगी हमारे, मतलब ये जो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कुछ लोग तो चलो फ़िल्टर का पानी ख़रीद के पी लेते हैं, लेकिन जो लाइन से पानी आ रहा होता है कहते हैं ये भी इतना साफ़ नहीं होता, बेहतर नहीं। ठीक है, जिसके अंदर नमकियात की मकदार एक हद से ज़्यादा होती है वो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, ठीक है। अब ज़ाहिर चाहे फ़िल्टर का पानी ख़रीदें चाहे कुछ करें, उसमें नमकियात की मकदार कितनी, असल चीज़ वो कहती है। टोटल TDS होता है, उसका टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट कितना है। अगर वो लिमिट से ऊपर है तो डेफिनेटली आप पे अफेक्ट करेंगे, चाहे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसके से आपके गुर्दों पर असर पड़ेगा। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि जी हर चीज़ जो है ख़रीद के आप पी लेंगे। आपको क्या मालूम कि जो आप फ़िल्टर का पानी ख़रीद के पी रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि एक पेशेंट जिसको डायग्नोस हो जाता है कि उसकी किडनी फेलियर हो गई है और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, कितने क्रेटिनाइन पर आप लोग ये जो है डिसाइड करते हैं कि अब इस पेशेंट को जो है अब वो डायलिसिस पर चले जाना चाहिए? ठीक है, सिंपल जो क्रेटिन का टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि गुर्दे का फंक्शन कितना काम कर रहा है, कितना है। नॉर्मल 1.2 1.3 होता है एक नॉर्मल इंसान में जिसका वजन 70 kg हो। 70 kg के 1.2 नॉर्मल लिया जाता है। अगर वेट 40 50 है तो वो और कम होता है, 1.8 0.9। ये भी मैं बता दूं आपको।
कितना होता है? 0.8 0.9। अच्छा, और अगर इससे ज़्यादा है तो? इससे ज़्यादा तो उसका मतलब किडनी अफेक्टेड है। और अगर कम है? कम तो खैर नॉर्मल है। नॉर्मल, ठीक है। राइट। तो वो 70 kg के आदमी, 70 किलो जिसका वजन है, उसका क्रेटिनिन 1.2 नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर 1.2 से बढ़ के वो 1.4 तक हो गया या 1.5 हो गया, 0.2 भी बढ़ गया, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके 60% ऑफ द किडनी हैज़ बीन गॉन। 60% किडनी ने काम करना छोड़ दिया। मैं ये सही सुन रही जी, हूँ कि जी, आप कह जी, रहे हैं मैं सही 0.2 पे 60% किडनी फंक्शन रुक खत्म हो जाता है। ओह माय गॉड। ठीक है, तो अब इतने पॉइंट्स पे बढ़ने पर, और अमूमन देखा जाता है यार थोड़ा सा बड़ा है कुछ नहीं होता, हाँ, यही है ना फीलिंग, यही है। पानी पी लो सही हो जाएगा। 0.2 बढ़ने पर आपका 60% किडनी खत्म हो चुका था फंक्शन। तो अब आप खुद देख लें कि आप कब तक खींच सकते हैं मरीज डॉक्टर को। साहब, मैंने 12 क्रेटिनाइन के लोग भी देखे हैं जो जिद पर होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, डायलिसिस नहीं कराएंगे। अब तो एक जिद है, अब मतलब ये कि डायलिसिस एक तरीका है, इलाज है, हाँ, ठीक है। अब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना आपकी। जब आपका कुदरत का दिया हुआ एक सिस्टम ऑर्गन डैमेज हो गया, अब हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं, या डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आपके पास डोनर है, आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कराएं, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसप्लांट डायलिसिस के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। करवा लें आप। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये बताएं कि इसको मिसयूज़ भी किया गया, इसलिए को बहुत रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया है और इसका प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है, जो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी रियासत में इन तमाम चीज़ों के जो है वो एक तरीक़ेकार होने चाहिए, और इस पर मेरे ख्याल से एक कानून भी बना था, ये तमाम चीज़ें हुई, जो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने इस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया, ये डेफिनेटली उससे आपको कंडेम भी करना चाहिए, क्योंकि खून हो या बॉडी ऑर्गन्स हो, ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ही मुंतकिल किए जा सके, इनकी प्रोडक्शन को बनाया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ गलत इस्तेमाल होता है डॉक्टर साहब, वहाँ पर फिर आपको उसको कंडेम भी करना है। मतलब ये होता है कि कुछ सेंटर्स पाकिस्तान में ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहाल सबको पता है कहाँ पे, जहाँ पे बाकायदा इसकी तिजारत हो रही है। जी जी। ठीक है। अब एक आदमी इसका गुर्दा कमज़ोर पड़ गया, ख़राब हो गया और डायलिसिस पे आ गया, अब वो तो चाहेगा ना कि उसको ट्रांसप्लांट हो जाए। हाँ। अगर उसके पास डोनर नहीं है, ठीक है, या अगर डोनर है मैच नहीं कर रहा, तो आप उसके पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो कहीं और से ट्रांसप्लांट करे। राइट। ठीक है। तो उस चीज़ को कैश कराया जाता है, उस आदमी की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है, और उसका अच्छा खासा पैकेज होता है। ये नहीं समझना कि 2-4 लाख में काम हो जाता है, ये 20 से 25 लाख में जाके एक किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा, और अगर ये आपकी जो प्राइवेटली और आप जो दूसरे सेंटर जिसकी तरफ हम बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि अगर फैमिली से ही आपको एक डोनर मिल जाता है, ठीक है, कितने % पेशेंट ऐसे हैं जिनमें चांसेस होता है कि आप लोग भी सजेस्ट करते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट हो पाता है? क्या डायबिटिक पेशेंट जो है उसको भी ट्रांसप्लांट की तरफ आप ले जाते हैं? कोई बीमारी ऐसी नहीं है गुर्दे की जिसके अंदर ट्रांसप्लांट की कंट्राइंडिकेशन हो कि आप डायलिसिस ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, लेकिन भाल हर एक का आउटकम इफेक्ट हो सकता है। एक पेशेंट, पहली बात तो ये कि उसकी एज कितनी, अगर एक 60 ईयर्स का पेशेंट है, उसको 25 साल से शुगर है, उसके मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट का इतना कोई रिस्क लेना बेकार बात होती है, क्योंकि उसका ऑर्गन ऑलरेडी हार्ट का उसका इशू चल रहा है, उसको 50 चीज़ें और चल रही हैं, तो उसके अंदर आप ट्रांसप्लांट जो करते हैं उसके बाद जो सप्रेशन हम देते हैं उससे मज़ीद ऑर्गन कमज़ोर हो सकते हैं अगर उसकी शुगर अनकंट्रोल चल रही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अगर उसका ट्रांसप्लांट हो भी जाए तो वो दोबारा डायलिसिस पर आ सकता है? दोबारा तो नहीं, लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ें जो जैसे कार्डिक फंक्शन है वह मजीद अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है। किडनी का जो नया किडनी लगाया जा रहा है, उसकी शुगर चल रही है, वो भी इफेक्ट हो सकती है। लेकिन वही जबकि उस पर जो शुगर के असरात पूरे जिस्म पे पड़े, अगर खाली किडनी अफेक्टेड है, बाकी चीज़ें सही है, जो कि ट्रांसप्लांट से पहले अमूमन हम वर्कअप कर लेते हैं, तो उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन तो उसके अंदर मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चाहिए होती है। राइट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। एज की तरफ जब बढ़ते हैं, मतलब जिन लोगों की 50-60 एज है उसमें जो है, और अगर उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, स्पेशली ये जो डायबिटीज़ है ना, ये शुगर, यही तमाम बीमारियों की जो है ना वो अलामत बनती है, वजह बनती है, तो आप ये कह रहे हैं कि चांसेस हर डायलिसिस पेशेंट के लिए ओपन होता है कि वो ट्रांसप्लांट करा सकता है। अच्छा, फैमिली से भी डोनर्स मिल जाते हैं? फैमिली ही से डोनर्स लेते हैं। फैमिली ही से। यहाँ पे जो होते हैं, जो ब्लड रिलेशन होता है उसके अंदर क्या लेते हैं हम? पेरेंट्स, माँ बाप, बहन भाई या औलाद। आप इसका एक तरह से होता है कि जी जो खातून खाना होती हैं वो जज्बाती हो जाती हैं कि जी मैं दे रही हूँ, जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं मैं दें, वो काउंट नहीं किया जाता। अच्छा, ठीक है। वो बाद में उनकी बात आती है, पहले आपके फैमिली को स्क्रीन किया जाता है। फैमिली में वही आ गए, पेरेंट्स आ गए, आपके वालिदैन आ गए, आपके
ब्रदर सिस्टर्स आ गए, ये आपकी अच्छा, हमारे यहाँ आजकल निज़ाम भी तो बहुत बुरा हो गया ना, जो हमारी इमीडिएट फैमिली है, हमने अब वो वाला कल्चर मौजूद है, लेकिन अभी भी इतना नहीं मिटा कि आपके बहन भाई और सारी चीज़ें। अब ये होता है कि आपके बीवी बच्चे आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, और जब ऐसा वक्त भी आता है तो वो यही कहते हैं कि अब अपनी औलाद की तरफ जाओ ना, या उधर चला। हालांकि आप साइंटिफिकली या मेडिकली जो चीज़ें बता रहे हैं वो प्रूवन है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पर ये चाहते हुए भी आप उन चीज़ों को नहीं कर पाते, पेशेंट्स को डॉक्टर ही रेफर नहीं। एक बात ये होती है कि जो हस्बैंड्स हैं, अगर उनकी वाइफ देना चाहती हैं हाँ। तो वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, हाँ। ठीक है। अगर भाई देना चाहता है तो उसकी बेगम मना कर देती है। ये चीज़ें जो है वो बड़ा मैटर करती हैं। अच्छा, तो आप जब इतनी आप इसको कह रहे हैं कि सक्सेस रेट है, तो आप क्या पाकिस्तान में, या मैं चले कराची शहर की बात कर लूँ, मैंने तो बहुत कम ऐसे लोग देखे जो इस तरफ जाते हैं। डेफिनेटली इसके लिए तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैंने भी की, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि नहीं हो सकता उनके केस में, क्योंकि बहुत पुरानी शुगर, और कुछ पेशेंट्स की जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको मना भी कर दिया जाता होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, तो फिर बाकी जो इतना आप देखते हैं रश है, ये लोग क्यों नहीं करवाते ट्रांसप्लांट? वजह क्या है कि हमारे ट्रांसप्लांट का इतना रेशो बढ़ नहीं रहा? हमारे दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ चैरिटेबल सेंटर बहुत खुले हुए, ठीक है, ठीक है, वो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल, कर नो रहे हैं। डाउट। अब लोग सोचते हैं यार जब डायलिसिस हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, दवाएं भी मिल रही हैं, तो ट्रांसप्लांट पे कौन जाए? मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है इतनी यार, बड़ी डायलिसिस तकलीफ से बच बस जाएंगे। वो कह रहे हैं यार बस ठीक है, एक भाई को तकलीफ क्यों दूँ मैं, बहन को क्यों दूँ, वालिद को क्यों दूँ, या बेटे को क्यों दूँ? डायलिसिस तो हो रही है ना, काम तो चल रहा है, कोई खर्चा भी नहीं आ रहा। एक बात ये होती है। दूसरी बात क्या होती है कि हमारे यहाँ जो ट्रांसप्लांट होता है वो सिर्फ SIUT में होता है जी, ठीक है, मेनली जो होता है जो तो अब वो भी एक हद तक कर सकते हैं ना, बिल्कुल, और उसमें भी आपको बहुत टाइम मिलता है, टाइम लगता महीनों होता के है। अब ये बाद। तो नहीं है कि वो मतलब हर दिन हर घंटे बाद तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है ना, उसका फिर फॉलोअप भी होता है। ट्रांसप्लांट करना एक अपनी जगह, उसका फॉलोअप करना कि किडनी पे जो आपने ट्रांसप्लांट किया है उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है या वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है, उसका एक फॉलोअप अलग चल रहा होता है। तो जाहिर बात है हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंटर्स तो नहीं है। राइट, एक SIUT है जो कि नो डाउट कि बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो भी एक हद तक कर सकता है ना। हर एक घंटे बाद दिन में 25 ट्रांसप्लांट तो नहीं कर सकता ना। राइट, पूरे मुल्क से लोग आते हैं वहाँ पे, सिर्फ डेफिनेटली। कराची से नहीं आ रहे। और आप कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ रश लोगों रश का बढ़ जो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, रश बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, सक्सेस रेट कितना है? मैंने भी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, यंग मैं बात करूँ, एक खातून थी जिनकी उम्र तकरीबन 28-29 साल होगी, और उनका अभी ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन 2 साल बाद दोबारा से, हालांकि वो डायबिटिक नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको, वो दोबारा से फिर डायलिसिस पर आ गई थी, और फिर उनकी पूरी बॉडी, उन्होंने मुझे अपनी पिक्चर्स दिखाई, बड़ी अच्छी शादी की पिक्चर्स थी 3-4 साल पहले की पिक्चर्स, बहुत अच्छा पिंक कलर, अब पूरा बॉडी उनका बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी उनकी। देखिए जब किडनी फेल होती है ना तो पूरे जिस्म पे इफेक्ट पड़ता है जी, अक्सर आपने देखा होगा जो किडनी डायलिसिस के पेशेंट होते हैं ना, उनका बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, अच्छे क्योंकि खासे रंग भी खराब हो जाते हैं। तो अब जाहिर बात है आप जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं वो तो आप इत्तफाकन हम या जो भी बात कसम चीज़ें हमने लॉस कर दी हैं, तो अब जाहिर बात है हम उस चीज़ को तो कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है। जितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि डायलिसिस के पेशेंट का कलर कम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो जाता है, और ये वाकई है। बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो एबनॉर्मल हो रहे होते हैं, उन सब की वजह से ये इफेक्ट आ रहा होता है। स्किन पे भी आ रहा होता है, बॉडीज़ पे भी आ रहा होता है, पूरे जिस्म पे जो है वो आप दूर से पहचान लेंगे यार ये पेशेंट कुछ, ये शख्स जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार डायलिसिस का पेशेंट है, ठीक है। अब ये बात रही कि ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है, देखिए हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी अंडरलाइंग डिजीज़ क्या थी जिसकी वजह से आपका गुर्दा फेल हुआ पहले, अब वो यंग खातून है, अब जाहिर बात उनको शुगर तो नहीं थी, ब्लड प्रेशर तो नहीं थे, कोई ना कोई ऐसी बीमारी हुई होगी ना जिसकी वजह से किडनी फेल हुई है। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो रिलैप्स करती हैं ट्रांसप्लांट के बाद, दोबारा बॉडी में पैदा हो जाती हैं, ख़त्म हो एक तरह से सप्रेस हुई होती है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद वो फिर दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आप उस चीज़ को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रांसप्लांट पूरी दुनिया में कहा गया कि एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस ये बेटर ऑप्शन है, डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। आप ये हर दूसरे दिन की तकलीफ से बच जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको फैमिली भी बहुत जो है वो यूज टू हो जाती है, आप दिन ब दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं, बीमारी बढ़ रही होती है, और फैमिली जो है ये जो दूसरे लोग हैं वो ये महसूस करने लग जाते हैं कि अब तो हर दूसरे दिन शायद इसने उस पर जाना है, बेड पर जाना है,
मैं बहुत दुखी दिल के साथ ये बात कह रही हूँ, लेकिन यही जो है वो एक कॉन्सेप्ट या यही एक चीज़ जो है वो माशरे में हम, क्योंकि हम खुद नहीं गुजर रहे होते उस लम्हे से या उस मरहले से, तो शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब उन लोगों के लिए भी बताइए जो डोनर बनते हैं, जो डोनेट करते हैं अपनी किडनीज़ को, चाहे वो फैमिली रिलेटिव्स है या ब्लड रिलेशनशिप जिनका आप जिक्र करें, जो आपकी मेन प्रायोरिटी होती है, क्या उनकी लाइफ पर कोई इफेक्ट आता है आफ्टर डोनेटिंग किडनी? जो भी डोनेट करना चाहता है अपनी किडनी, पहला सवाल उसका यही होता है कि मेरी बॉडी पे क्या असर होगा जी। ठीक है, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है, पूरी दुनिया में ट्रांसप्लांट हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। ठीक है, इवन बस शुरू में दायरा बात है उसके किडनी निकालने, इंसिशन देना है, पेन तो उसको होगा कुछ दिन तक। ठीक है, उसके अलावा एज सच कोई उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब अक्सर आती हैं, कोई भाई डोनेट करना चाह रहा है अपनी सिस्टर को या भाई को, तो उसके साथ उनकी एक बेगम भी आती है। उनका पहला सवाल यही होता है इनको तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ हो गया, कमाने वाले यही हैं, कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, पहला सवाल उनका यही होता है। ठीक है जी, इनको तो कुछ नहीं होगा। हम ऐसे लोगों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम हमारा फाइनेंशियली मैटर खराब हो जाएगा। वो भी तो एक चीज़ है ना, देखें उनके भी तो बच्चे हैं ना, उसको भी तो फैमिली रन करनी है ना। तो जो खातून होती है वो अपने हिसाब से सोच रही होती हैं, तो उनका ज़रूर एक सवाल होता है जी कमा सकेंगे, जॉब कर सकेंगे, कोई मसला तो नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं ना, कोई मसला तो नहीं होगा। इसी तरह जो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल डेली रूटीन में होती हैं, आप समझाया जाता है उनको, नहीं जी कुछ नहीं होगा, ये नहीं, फिर भी देख लें आप, सोच लें डॉक्टर साहब कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे आप, ये बातें होती हैं। हाल उनको बता दिया जाता है, आप कुछ समझ जाती है तो हो जाता है, और कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो नहीं हो पाता, मना कर देती हैं। अक्सर वो बेचारे जो हस्बैंड आता है आखिर में आके कहता है सर मैं क्या करूं, मैं तो देना चाह रहा हूं लेकिन मेरी बेगम जो है वो नहीं। अच्छा, अगर मैं इसी को इस पैराए में देखूं कि जो वो ख़वातीन हैं जो इस तरह की, क्योंकि नॉर्मली हम अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आई थिंक हर दूसरी औरत जो है उसमें वो एनेमिक भी है, उसके अंदर विटामिन D3 की भी डेफिशिएंसीज है, मर्दों में भी होती है वो, उनमें भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसीज है, लेकिन हमारी जो औरत है वो ज़्यादा जो है वो वीक है। माहौल भी ऐसा, फिर आपको डिप्रेशन, परेशानियाँ भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ख़वातीन भी डोनेट कर पाती हैं या उनके लिए भी तमाम टेस्ट वगैरह? एक टेस्ट तो सारे होते हैं, सारे टेस्ट। अगर आपके अंदर इससे भी शुबा भी हो जाए कि आप कभी फ्यूचर के अंदर आपको शुगर हो सकती है या स्टोन हो सकता है नहीं हो सकता है, तो भी नहीं करते। ओके, ठीक है, कोई भी एक क्लू इस तरह का मिल जाए जिसके अंदर हमें डाउट हो जाए कि जी आगे चल के आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है नहीं अभी, हाँ, हो सकती है, उससे भी किडनी नहीं ली जाती। क्योंकि भाई आप जो डोनेट कर रहा होता है वो भी इतनी वैल्यूबल होता है जितना जिसको किया जा रहा होता है, तो हम उसको कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसका किसी भी वजह से उस पर कोई इफेक्ट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी बताएं कि ये तो आपने दो प्रोसेस बताया, एक ये कि एक ऑप्शन ये है कि आप ट्रांसप्लांट करा लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह ने जब तक आपको ज़िंदगी दी है आप डायलिसिस पर रहें, और मिरेकल्स भी होते हैं जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है उनका डायलिसिस जो है वो नहीं हो पाता। कुछ लोग डॉक्टर साहब बहुत लंबे लंबे अरसे तक माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं डायलिसिस के साथ, और मैं खुद मिली हूँ ऐसे लोगों से जो 20-20 साल हो गए हैं जिनको डायलिसिस पर, और वो काम भी कर रहे हैं, वो काम भी करते हैं और डायलिसिस। एक प्रोफेसर हैं, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई, तो मैं उनसे मिली थी और वो 20 साल वो डायलिसिस पर है और वो अपने तमाम काम कर रहे थे। मसला ये है ना कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। ठीक है, लोग भी उसको जो डायलिसिस का पेशेंट होते हैं ना, थोड़ा सा वो शायद दिल में उनका जज्बात आते हैं कि उससे कहते हैं नहीं आप काम मत करें, आप साइड पे बैठे, खुद उसको आइसोलेट करते हैं, फैमिली मेम्बर खुद उसको आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट करते हैं, नहीं बस ठीक है यार आप काम मत करो, आप घर में बैठे रहो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं, जितनी उसको लाइफ में लाएंगे, जितनी वो एक्टिव लाइफ गुजारेगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। जितना आप उसको आइसोलेट कर देंगे, हो सकता है आप शायद इस वजह से कह रहे हो यार ये कमजोर है, काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसको लाइफ में लेके आएंगे, नॉर्मल रूटीन लाइफ में लाएंगे, उतनी वो। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।
Saleva Coca-Cola pelare. तुम्हारा टीवी चलता है? नहीं, यही रहता है। अच्छा, मेरा तो चलता है मेरे साथ जहां मैं जाऊं। PTCL स्मार्ट टीवी ऐप से यहां पे भी चलता है और यहां भी चलता है और यहां भी चलता है और लाइव चैनल्स को रिवाइंड और पॉज भी करता है। कैसा? स्मार्ट टीवी ऐप डाउनलोड करें किसी भी डिवाइस पर और एंजॉय करें टीवी जो अब चले हर जगह। PTCL. Hello to the future. You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. अस्सलामुअलैकुम। वक्त न्यूज के साथ मैं हूं शुमाइला हबीब। नजर डालेंगे वक्त हेडलाइंस पर। पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। सार्क ममालिक को माशरती बुराइयों से खात्मे के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। वज़ीर आज़म का सार्क वज़ीर खजाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर खजाना बोले, जनूबी एशिया के मौशी इस्तेहकाम के लिए सार्क के प्लेटफॉर्म से मिलकर कोशिशें करेंगे। लाहौर के इलाके मुगलपुरा से लापता होने वाली दोनों बहनें मिल गईं। वालिदैन के सख्त रवैये के बायस घर छोड़कर गईं। किसी ने अगवा नहीं किया, लड़कियों का पुलिस को बयान। वालिद ने कल बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। कश्मीरी आजादी के लिए डट गए मकबूजा वादी में आजादी मार्च। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि आज हर हाल में नमाज जुम्मा अदा करेंगे। भारतीय फौज ने कर्फ्यू मजीद सख्त कर दिया। इजाफी नफरी तैनात। मकबूजा कश्मीर में 49वें रोज भी हालात कशीदा। MKM के गैर कानूनी रिफाजत के खिलाफ एक्शन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम यूनिट ऑफिस मस्मार कर दिए गए। मुत्तहिदा रहनुमा की निशानियां मिटाने का सिलसिला भी जारी। तस्वीर और पोस्टर्स उतार दिए गए। मुक्का चौक का नाम शहीद लियाकत चौक रखने का फैसला। हुक्म अदूली पर जान लेने की धमकियां। डॉक्टर आमिर लियाकत फट पड़े। कहते हैं इस्तीफा देने पर धमकियां मिल रही हैं। जिस शख्स के मामला ठीक कर रहा था वही बोरी में बंद करने की धमकी दे रहा है। अगर कत्ल हुआ तो जिम्मेदार MKM के रहनुमा होंगे। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 8वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती के इतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इंतहा पसंदी के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से मुतालिक इल्जाम तराशियां दुरुस्त नहीं। काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमले की तहकीकात जारी है। अमेरिकी तर्जुमान एलिजाबेथ ट्रूडो की मीडिया से गुफ्तगू। सोमालिया में शिद्दत पसंदों का रेस्टोरेंट पर हमला। 7 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए, 1 गिरफ्तार। और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदार अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। कांगो वायरस के डर से खरीदार मुफ्तार।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ताजा तरीन खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में बच्चों के अगवा और स्कूलों की सिक्योरिटी से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत की जानिब से पंजाब हुकूमत को स्कूल बसों में सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की गई है। लाहौर हाईकोर्ट का तलबा को पिक एंड ड्रॉप करने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहा हाईकोर्ट की जानिब से? जी, लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूलों की नाकस सिक्योरिटी और बच्चों के अगवा के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि अदालत ने बच्चों को जो गाड़ियों पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करने वाली गाड़ियों में पुलिस के एहलकार तैनात करने के अहकाम सादर कर दिए हैं, जबकि अदालत ने पिक एंड ड्रॉप वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग करने के भी अहकाम सादर किए हैं। जबकि इसके अलावा अदालत ने जो एज़ा निकाले जाने के हवाले से जो कानून साजी की गई है हुकूमत पंजाब की जानब से, उसमें जो सकम मौजूद हैं उसके हवाले से भी एडवोकेट जनरल पंजाब से मामला तलब कर ली है। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा है कि बच्चों की सिक्योरिटी का मामला रियासत की जिम्मेदारी है। जी, अदालत की पंजाब हुकूमत को स्कूल बसों में सिक्योरिटी फराहम करने की भी हदायत सामने आ चुकी है। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया। बलूचिस्तान में कोंगो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं। कोयटा की फातिमा जिन्नाह जनरल एंड ट्रस्ट अस्पताल में दाखिल 2 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई है। रवा साल कोंगो के मरीजों की तादाद 24 तक जा पहुंची है। आपको बताएं कि कोंगो का वार जारी है। बलूचिस्तान में कोंगो के मजीद 2 केसेस सामने आ चुके हैं। कोयटा के फातिमा जिन्नाह जनरल एंड ट्रस्ट अस्पताल में दाखिल 2 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वतन यार हमारे साथ मौजूद हैं। वतन यार, अपडेट कीजिएगा, कोंगो के मरीज जो हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल इजाफा होता जा रहा है और ये बात जो है बलूचिस्तान के अवाम के लिए और बिलखसूस हिज़्बुल के करीब आते हुए ये बहुत तशवीशनाक बात है। कल जो 2 अफराद, एक जिनका ताल्लुक क्वेटा और लोरालाई से था, उन्हें फातिमा जिन्नाह टीबी सेंटोरियम में दाखिल किया गया था। उनके खून के नमूने जो हैं वो टेस्ट के मरीजों के खून के नमूने लिए गए तो पता चला कि कोंगो वायरस है। शुक्रिया वतन यार, आपने अपडेट किया। मुशीर मेहनत सिंह सेनेटर सईद गनी ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लॉन्डी एरिया का दौरा किया है और सेनेटर सईद ने मरीजों के वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड और एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक का भी मुआयना किया है। अस्पताल में सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजामात ना होने पर इजहार बरहमी किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं AK मोहसिन से। AK मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सईद गनी ने विजिट किया है लांडी के हॉस्पिटल का और वहाँ पर उन्होंने सहूलियात की अदम फराहमी और सफाई सुथराई के जो मामला थे उस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने अमले को हिदायत किया है, क्योंकि ये कराची का मारूफ इलाका है और यहाँ पर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। और उन्होंने कहा है कि मरीजों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि लांडी के इलाके में मरीज आते हैं और यहाँ पर उन्हें इलाज के लिए जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो शिकायत लग जाती हैं। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि जगह जगह गंदगी के ढेर थे, हॉस्पिटल भूत बंगला बना हुआ था, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। सेंटर सईद गनी ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडी इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया और सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया और उनकी जानिब से सफाई के नाकिस इंतजामात होने पर इजहार बरहमी भी किया गया। शुक्रिया के मोहसिन, आपने अपडेट किया। अभी मुल्तान से खबर है। मुल्तान में निश्तर अस्पताल के बाहर कायम ईदी सेंटर को ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है और इतलात ये है कि ईदी सेंटर के अमले का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी है। ईदी सेंटर बरसों से वहां कायम था और अभी इतलात ये हैं कि उसको बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, अपडेट कीजिएगा, ईदी सेंटर को क्यों बंद किया गया? अस्पताल मुल्तान के बाहर जो ईदी सेंटर था वो कई सालों से गरीब लोगों की खिदमत कर रहा था, लेकिन आज सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इस ईदी सेंटर को बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर जो प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर ईदी सेंटर कायम हो और गरीब लोगों की खिदमत करे। इसलिए उन्होंने मिली भगत करके सिटी ट्रैफिक पुलिस से ये सेंटर बंद करा दिया है, जिस पर
ईदी सेंटर के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। ईदी सेंटर के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। शुक्रिया एजाज तरीन, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद में सीडीए ने तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमला फुटपाथ पर लगे खोखों के साथ साथ रेहड़ी बानों के खिलाफ भी ये कार्रवाई की गई है। और आपको बताएं कि सीडीए की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। इस्लामाबाद में सीडीए ने तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमला फुटपाथ पर लगे खोखों के साथ साथ रेहड़ी बानों के खिलाफ भी ये कार्रवाई कर रहा है और ये तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस्लामाबाद में सीडीए की जानिब से तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और इतलात ये है कि अमला फुटपाथ पर लगे खोखों के साथ साथ रेहड़ी बानों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद अवैस से। मोहम्मद अवैस, अपडेट कीजिएगा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है, किन किन इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है? जी, इस्लामाबाद में सीडीए का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। J11, G12, G13 और खनापुल के अतराफ में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। सीडीए का अमला खोखों को मस्मार करने के साथ साथ रेहड़ी बानों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जा रहा है। रेहड़ी बानों का सीडीए के खिलाफ इस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज भी भरपूर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि इस ऑपरेशन में 6 सीडीए के ट्रक, 40 से ज्यादा एहलकार, जबकि पुलिस भी उनके हमरा है और डायरेक्टर सीडीए शोबा एनफोर्समेंट खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जबकि रेहड़ी बानों का कहना है कि लाइसेंस रिन्यू होने के बावजूद सीडी एहलकार रेहड़ियां उठाकर ले जाते हैं, जबकि सीडी एहलकार रिश्वत तलब करते हैं। अगर उन्हें ना दी जाए, लाइसेंस दिखाया जाए तो तब भी आकर या तो खोखा मिसमार कर दिया जाता है या तो रेहड़ी उठाकर सीडीए की जानिब से बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया गया है इस्लामाबाद में। शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आपने अपडेट किया। पंजाब असेंबली का इजलास में कोरम का मसला हुकूमत के लिए दर्दे सर बन चुका है। कोरम पूरा न होने की वजह से इजलास 1 घंटा भी न चल सका और इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अक्सर ही पंजाब असेंबली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। रब आप सबको सेहतमंद रखे, महफूज रखे और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इसी दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। आज है जुमे का दिन, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम दिनों का सरदार दिन है, ये कहते हैं। इस दिन की इबादतें बहुत ख़ास, इस दिन की दुआएं बहुत ख़ास। तो अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी और ख़ास कर ये जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसके लिए खुसूसी जो है वो दुआ किया कीजिए। और जैसे कि हम बात करते रहते हैं, बारहा मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए इस पर, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, मौका दिया यहाँ इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का, हम ज़रूर करते रहेंगे कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनके तमाम मामलात को देखते हुए भी आप अपने लाइफ को, अपने मामलात को ऐसे डिज़ाइन करना है कि आपके गोल्स भी अचीव हो सकें और आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जो है अब वो भी गुजार सकें। मौसम की तब्दीली के असरात हों, वायरल्स हों या वो बीमारियां हों जो आपके जिस्म के अंदर ही मौजूद होती हैं, खामोशी से कहते हैं ना, स्लो पॉइज़न की तरह आपके अंदर पैदा हो रही होती हैं, लेकिन आप उन्हें जान नहीं पाते, या वो चीज़ें जो दर्द की सूरत में ज़ाहिर हो जाती हैं, उन तमाम अलामतों के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आज उन चीज़ों का अपने प्रोग्राम में ज़िक्र कर सकें, क्योंकि जिस मौजू पर या बॉडी के जिस ऑर्गन पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इस पर पहले भी प्रोग्राम हुए और यकीनन आने वाले वक्तों में भी होते रहेंगे। लेकिन ये कितनी ख़ास चीज़ है जिसकी कदर हमें उस वक्त आती है जब ये चीज़ ख़राब हो जाती है या ये अपना फंक्शन जो है वो करना ख़त्म कर देती है, इसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो जो हमारी किडनीज़ हैं, जिसे कहा जाता है कि ये फ़िल्टर है, छन्नी का काम करती हैं, लेकिन अगर छन्नी ना हो तो आप सोचें कि बॉडी का जो निज़ाम है वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। ये तमाम मैकेनिज़्म, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी अपनी फील्ड में बहुत नाम रखते हैं और जब भी आते हैं हमारी रहनुमाई करके जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें समझा कर जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम दानियाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, पहले तो एक बड़ा ही आमियाना सा सवाल, आजकल वायरल बहुत ज़्यादा है। अभी जिस तरह मैं डॉक्टर साहब से जिक्र करी थी, मैं खुद 2-3 दिन हो गए बहुत ज़्यादा फ्लू और टेम्परेचर बुखार आपको। अच्छा, इसके लिए आप एंटीबायोटिक्स ले लें डॉक्टर साहब, कुछ भी कर लें, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह
वजूहात है, जिनको हो गया है अब वो क्या करें, और जो बेचारे अभी तक महफूज हैं उनके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो वो ले सकते हैं? पूरे शहर में, कराची में स्पेशली जो है वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। उन्हें RTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करता है, सोर थ्रोट के साथ गला ख़राब होता है, नज़ला होता है, नाक बहने लगती है, बुखार आता है, जिस समय दर्द होता है। ये सारी चीज़ें आपका दिल करता है आप बिस्तर पर हैं, आप उठे हुए, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, आदमी से चला नहीं जा रहा होता, लेकिन भाई काम तो करना होता है। तो इसमें देखें आप कितनी एंटीबायोटिक्स ले लें, प्रोफाइलेक्टिकली कोई ऐसा जिसका रोल नहीं बनता। आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, एंटी एलर्जी ले लें, पैरासीटामोल की टैबलेट ले लें, स्टीम ले लें, और अगर बहुत ज़्यादा आपका फीवर अगर फिर आप तो एंटीबायोटिक वगैरह लें, अदरवाइज़ इसका कोई मतलब अपने टाइम पे जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मली वायरल कितने दिन लेते हैं डॉक्टर आप ठीक होने में? यूजुअली 5 to 7 डेज़ के अंदर ये इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है खुद ब खुद बेहतर होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप बेइंतहा कमज़ोरी फील कर रहे हैं, खाया पिया नहीं जा रहा है या वॉमिटिंग शुरू हो रही है, फिर तो ज़ाहिर बात है आपको किसी हॉस्पिटल से कंसल्ट करना होता है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ती है। लेकिन अमूमन यही देखा जाता है कि जो हल्का फुल्का गला ख़राब हो रहा है, नज़ला हो रहा है, उसके लिए तो आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप कह रहे हैं जो दर्द ख़त्म करने की या बुखार को कम करने की जो अद्वियात हैं उनका आप इस्तेमाल करें, गॉगल्स करें, आप स्टीम लें। लेकिन ये जब एक बार आपका गला ख़राब हो जाता है ना तो फिर ये तकरीबन 3 से 4 दिन आपको लगते हैं इस चीज़ को कवर करने में। लेकिन अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है कि अगर घर में किसी एक शख्स को होता है तो दूसरा भी उस वायरल से बीमार हो जाता है। तो थोड़ी एहतियात करें कि थोड़ा सा जिनको फ्लू है या वो अपने फेस को कवर करके रखें ताकि दूसरे को जो है वो इन्फेक्शन ना लगे। आई थिंक डॉक्टर साहब यही एहतियात हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन जो है ये उड़ के लगता है, हवा से लगता है, तो जाहिर बात है आप हर जगह आइसोलेट होकर तो रह सकते हैं। कमरे में आपको बंद करके रख दिया जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लोग चलते फिरते कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आप इनहेल कर लेते हैं, और जब हो जाता है तो आपको पूरा ट्रैक जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये तो डेफिनेटली एक अवेयरनेस थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से बारिश भी नहीं हुई। तो कहते हैं जब ये भी बारिश भी ना हो तो उसकी वजह से भी जो है वायरल्स और इस तरह की बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। तो आपने एहतियात भी करनी है, ख्याल भी करना है, और जितना हो सके अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। जिस तरह मैं अभी इंट्रो में कह रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर पैदा हो रही होती हैं या स्लोली हमारे अंदर जो है ना पॉइजन की तरह फैल रही होती हैं, लेकिन हमें उनका अंदाज़ा ही नहीं होता। अगर हम किडनी की बात करें डॉक्टर साहब, जिससे कहा जाता है कि ये फ़िल्टर का काम करती है, एक फ़िल्टरेशन प्लांट है जो हमारे अंदर लगा है। ऐसा तो नहीं ना कि एक दिन अचानक से मैं सुबह उठूँ और रात को बिल्कुल ठीक है और सुबह पता चले कि मेरी किडनी फेल हो चुकी है, या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा ना कि फिल्ट्रेशन का काम करती है, सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करती, इसके बेइंतहा काम होता है। बेइंतहा काम है, राइट। दूसरा, एक तो फिल्ट्रेशन जो आपने कह दिया कि जिसम के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे होते हैं, मुस्तकिल कैटाबॉलिज्म हो रहा है, चीज़ें बन रही होती हैं, टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में जो फासिद जो आप समझ लें जो मादे बन रहे होते हैं वो पेशाब के ज़रिए, गुर्दे के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। एक काम तो खैर ये हो गया। उसके साथ साथ गुर्दे का एक इंतहाई अहम काम ये है कि इससे खून बनता है। किडनी जी खून बनवाती है। बेसिकली उसके अंदर एक हार्मोन्स होता है जो रिलीज़ होता है किडनी से, वो फिर बोन मैरो में जाके खून की प्रोडक्शन करवाता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर या कोई महसूस करे कि मेरा खून की कमी हो रही है, ठीक है, जहाँ बहुत सारी वजूहात हैं, उसके अंदर एक बड़ी मेजर वजह किडनी का काम ना करना या मुतासिर होना है। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही कोई ख़ास नुक्ते पर इस वक्त नज़र डाली है सब लोगों की, क्योंकि कभी सोच जाती नहीं है आपकी कि अगर आपका जो है हीमोग्लोबिन कम है तो फिर इसकी वजह जो है वो किडनी का जो है वो फंक्शन ख़राब होना हो सकता है। डॉक्टर साहब, यही मैं एक सवाल और भी ऐड करती रहूँ कि वो लोग जो डायलिसिस पर होते हैं, जिनका किडनी फंक्शन बिल्कुल ही रुक जाता है, उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत क्या इसीलिए पड़ती है क्योंकि उनके जिस्म में खून बनना का मरहला रुक जाता है या कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है? देखिए, जैसे जैसे किडनी का फंक्शन कम होने लगता है, अमूमन 30 से 35% जब किडनी का फंक्शन रह जाता है, हाँ, तो जो हार्मोन्स किडनी से सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन, उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है कि वो खून बना नहीं पाता। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब लोग प्रेजेंट किस तरह करते हैं, सांस फूल रही है, कमज़ोरी हो रही है, हाँ, खाया नहीं जा रहा, बहुत थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलने लग जाती है, जिसम में दर्द रहता है, दिल नहीं लगता किसी चीज़ में काम करने का। अब टेस्ट करवाया तो पता चला जी खून तो बहुत कम है, हाँ, ब्लड पहला हमारा जो है वो जाते जी जिगर कमज़ोर होगा जिसका ऐसा खून नहीं बन रहा। पूरे पहला कॉन्सेप्ट यही है पूरे पाकिस्तान में, यही देखा जाए
जी जिगर से खून बनता है, जिगर खून बनाता जिगर है। खून जी बनाता है, हालांकि डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो पता चला जी जिगर के टेस्ट करा लिए, वो भी नॉर्मल है। फिर आयरन की कमी होगी, आयरन का टेस्ट करा लिया, वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ है, वो देख लिया। फिर ऐसा ना हो कि कहीं मैदे से खून आ रहा हो, वो भी टेस्ट करा के बात काट रहा हूँ। एक बात और, एक तो मैंने ये कहा था कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनको शुगर हुआ या ब्लड प्रेशर और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दा फेलियर में गया। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑल ऑफ सडन किडनी फेल होती है। अच्छा अच्छा, जी 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 बिल्कुल होते हैं। वो क्या कौन सा हो गया, हमारे सेटअप में जो देखिए बेइंतहा डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, ओके, जिसमें से पानी बिल्कुल निकल गया, ठीक है, ठीक है। कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बेइंतहा ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। स्पेशली डिलीवरी के दौरान फीमेल्स के अंदर बेइंतहा ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी फॉर द टाइम बिंग किडनी शट डाउन में जाती है, किडनी फेल होती है। फॉर द टाइम बिंग का लफ्ज़ उसके अंदर टाइम इसलिए कि अगर आपने उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया उस वक्त तो वो अब दोबारा रिकवर हो जाती है। अच्छा। लेकिन अगर वही बात है कि टाइम पीरियड होता है, उस तक वो रिकवर नहीं हो सकी तो फिर वो भी परमानेंट किडनी फेलियर में चली जाती है। अच्छा, आप माशाल्लाह से डॉक्टर, आप कितना अर्सा हो गया आपको ये इस प्रैक्टिस में डायलिसिस सेंटर्स को देखते हुए? 12-13 ईयर्स। 12-13 ईयर्स। आपके इस अरसे में 12-13 साल की इस प्रैक्टिस में जो आपने डायलिसिस सेंटर्स में किए, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ सेंटर्स में डॉक्टर साहब जो है वो विज़िट करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आपके ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा कि कोई पेशेंट जो डायलिसिस पर आया हो और उसकी किडनीज़ ने दोबारा फंक्शन शुरू कर दिया? काफ़ी पेशेंट हुए, लेकिन साफ बात है कि उसमें हमारा कोई कसूर वो नहीं था, मतलब कसूर तो नहीं कह सकता, हमारा कोई अमल दखल नहीं था, सब कुछ अल्लाह का करम था। मैं खुद जानता हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है। एक पेशेंट थे हमारे, बहुत अच्छे दीनदार पेशेंट थे। एक दिन हफ्ते में 3 डायलिसिस उनकी होती थी। ओके। एक दिन मिले मुझसे, कहने का मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ।